नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़। और आज जो हमसे बातचीत करने वाले हैं मेहमान, एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जो उत्तराखंड से है और सामाजिक मूवमेंट में भी काम करते हैं। उसी तरह आज दूसरे जो मेहमान हैं, हरीश कुमार मौर्य जी, जो उत्तराखंड से ही है। और आप लोग जानते ही होंगे कि अभी अभी उत्तराखंड में जो वारदात हुई है, जिसको नरबली कहा जा सकता है, कि जिस तरह वो बच्चे के मतलब मुंडी और एक दाहिना हाथ काटा हुआ है, तो हम समझते थे सर कि इस देश में नरबली नहीं है, लेकिन अभी जो उत्तराखंड में देखा गया तो ये नरबली का मामला भी सामने आया। तो ये मामले को अच्छी तरह से इन लोगों ने देखा है, समझा है। इसीलिए हम खास बातचीत आप लोगों से करना चाहते, समझना चाहते नरबली क्या है। तो आप दोनों लोगों का क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। जी। धन्यवाद। एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से जानना चाहते हैं, सर ये नरबली क्या होती है? जी। जी देखिए, ये एक तरीके का कहा जाए कि जो भारत भूमि है, एक तरफ ये बुद्ध की भूमि रही है, जिसे ये कहा जा सकता है कि ज्ञान और विद्वता और शिक्षा, नैतिकता, आचरण, यानी पूरी दुनिया को जो ज्ञान देने वाला भी भारत है। और वही इस भारत में ऐसा कुछ भी, जितनी विभत्स और जो मानव सभ्यता की जो मतलब सबसे घिनौनी हरकतें भी भारत में ही हुआ करती हैं, और ये हजारों साल से हो रही हैं। उतना लंबा यहाँ पर समय नहीं है। वो 4,500 साल का जो इतिहास है यहाँ पर, किस तरीके से जो विदेशी जो जातियां आके कब्जा करके बैठी हैं, उन्होंने अपना कब्जा सिद्ध करने के लिए, अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए यहाँ के मूल निवासियों को, कभी भी यहाँ के मूल निवासी कहीं ताकतवर बन के उनके खिलाफ विद्रोह न कर दें, इसलिए ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जिसे सो कॉल्ड वो धर्म कहते हैं, यानी अधर्म जिसको कहा जाए, अधर्म का जो जखीरा है वो यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। और जी। उसी में वो यहाँ की जो जनता को गुमराह किए रखने के लिए, यहाँ के जनमानस को कभी भी वो शिक्षा और ज्ञान की ओर अग्रसर न हो जाए, इसलिए उन्हें तमाम तरीके के जो पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर, इस तरीके के जो व्यवस्था बनाई हुई है, तो ये यहाँ पे हजारों साल से चल रहा है। बड़ी जी। मुश्किल से आप देखेंगे कि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ है, ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद कुछ थोड़ा सा सांस लेने लायक परिस्थितियां बनी, और उसी दौर में यहाँ पर कुछ समाज सुधारक आए, समाज सुधारकों ने सामाजिक क्रांति करी। और आप देखेंगे फिर बाद में उधर फूले साहब का मूवमेंट सामाजिक चेतना का हुआ, उसके बाद फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो एक नए भारत का, जो फिर कहा जाए पुराना जो बुद्ध का भारत था उसको परिलक्षित करने की जो एक परिकल्पना भारत के संविधान में दी। लेकिन उससे पहले जो ब्रिटिशर्स के आगमन से पहले अगर कहा जाए, कई सौ साल तक इस देश में यही सब होता रहा। यहाँ पर जो आप हिंदू धर्म ग्रंथों में देखेंगे, अश्वमेघ, गोमेघ, नरमेघ, ये यज्ञ होते थे। यानी सर्पमेध। घोड़ों की बलि देना, गायों की बलि देना, मनुष्यों की बलि देना, ये यहाँ सामान्य एक यहाँ के लोक जीवन का हिस्सा था। और इसी तरीके से जो आर्यों ने कहा जाए, जो विदेशी आक्रांताओं ने अपना यहाँ पर कब्जा बनाए रखा, ये आर्य यहाँ के कौन मूल है निवासी, सर? ये आर्य कौन है? जी। ये जो आप देखेंगे आर्यों का भारत पर आक्रमण, आप पढ़ेंगे जो भारत पर कब्जा करके 4,500 साल से जो बैठे हुए हैं, बाद में जिन्होंने अपने को सुपर घोषित करके कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर यहाँ पे हिंदू धर्म की रचना करके लोगों को ये कह दिया कि ये भगवान ने ये धर्म बनाया है, और भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, भुजा से क्षत्रिय हो गया। एक पूरा कपोल कल्पित जो एक गपबाजी का जो पूरा उनका अपना थ्योरी, और यहाँ के मूल निवासियों को ज्ञान पर पाबंदी लगा के अपना जो काल्पनिक सारी बातों को, अपने मन गढ़ंत बातों को धर्म बता दिया, वही सब चलता रहा। और ये मतलब बलि यहाँ पर बड़े लंबे समय से चलती रही। पहले बहुत ज्यादा मात्रा में घोड़ों की बलि दी जाती थी, घोड़े काटे जाते थे, गायें काटी जाती थी। बाद में फिर जब ये संविधान लागू हुआ है, भारत का संविधान, और ये कहें कि अंग्रेजों के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर नरबली के खिलाफ कई बार एक्शन लिया, तो थोड़ा बहुत रोक लगी।
लेकिन अभी भी जो जी समाज में जो अंदर खाने कई जगह ये तंत्र मंत्र जो तांत्रिक क्रियाएं ये सारी चीजों में ये सब होता रहता है, लेकिन वो सब दबा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को शासन सत्ता और सबका सपोर्ट होता है, तो ये भीतर भीतर चलती रहती है। लेकिन उसी क्रम में ये जो घटनाक्रम उत्तराखंड का आया है, ये बड़ी एक इत्तेफाक से सामने आ गया। जी नहीं तो जी ये यहाँ पर अभी भी दबी जुबान में, आप पीठ पीछे रात के अंधेरे में सब होता रहता है। जी, आएँगे आपकी तरफ। आपने जो बताया कि सबसे बड़ी जो बलि होती थी वो नरबलि तो होती थी, लेकिन अगर वो नहीं दे सकते तो फिर आप अश्व की बलि दे दो, फिर गायों की बलि दे दो। ये जो रेफरेंस है ये शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन मतलब जब संविधान बना या अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर मतलब वो जो परंपरा थी उसको खारिज किया और नए कानून बनाए, और वो खारिज सती प्रथा बंद की, बाल विवाह बंद किए, नरबली बंद की। फिर भी अगर मौर्य साहब से जानेंगे कि साहब आप टाइटल मौर्य जी लगाते हैं और पूरे अखंड भारत में अफगान यहाँ से लेकर तो अफगानिस्तान तक मौर्य का साम्राज्य रहा, और उसमें आप एक शासक रहे। आज आप ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं और जोशी नाम का ब्राह्मण ओबीसी के बच्चे की नरबली देता है, तो ये इतना अप एंड डाउन कैसा हो गया? जी बोलिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक पूरे भारत पर जिन्होंने राज किया, पूरे विश्व पर कह सकते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे सब इसी देश के हिस्से हैं। और उस समय ये देश में उनका जो समय था वो बहुत ही स्वर्ण काल कहा जाता है। उस समय मकानों में ताले नहीं लगाए जा सकते, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। जी मगर अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आर्यों का जब आगमन हुआ और ये व्यवस्था जब उन्होंने चालू की, जिसे वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया इस देश के मूल निवासियों को, और उसके बाद उस वर्ण को 4 भागों में जिस तरह से इन्होंने तोड़ा, एक सछूत, अछूत और आदिवासी और कुछ परेशान होकर जो धर्म परिवर्तित हुए लोग, उसके बाद उन्हें जातियों में तोड़ना, जी जातियों में तोड़ने के बाद भी उनका मन नहीं बढ़ा विदेशियों का, और उनको उपजातियों में भी तोड़कर उनकी रोटी बीटी का रिश्ता ना तड़कर बनाकर आज जो सछूत हैं, जिन्हें हम ओबीसी, संवैधानिक पहचान हमारी ओबीसी है, और आज जो अछूत जिन्हें कहते थे, आज जिन्हें दलित के नाम से भी लोग कहते हैं, वो आज वो एससी एसटी के रूप में हमारे संविधान में बाबा साहब ने उनको रखा। तो आज देखा जाए कि तो उस व्यवस्था के तहत हमको मौर्य को जो ओबीसी है, खास तौर से इस देश की जब मौर्य काल था तो उस समय ये नहीं था, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को ग्रहण किया। उस समय सभी उसके बाद जातियां बनी और ब्राह्मणों ने आक्रमण किया। और अयोध्या का जब बात आती है कि उस समय बृहदत्त मौर्य जो 10वां राजा था, उसको इन्होंने कत्ल किया, और कत्ल करके जो लोग, और वहां बौद्धों में रूप चेंज करके इन्होंने, क्योंकि बुद्धिज्म का राज था, तो उन्होंने वहां कत्लेआम किया। जी कत्लेआम करके उनको छोड़ दिया, बेचारे भाग गए, कुछ उन्होंने कबूल कर लिया, वो इनके गुलाम बन गए। इस तरह से हमें जातियों में इन्होंने तोड़ दिया। मगर आज भी वही ब्राह्मण, उत्तराखंड में तो ओबीसी की परिस्थिति देश में तो कई प्रदेशों में तो अच्छी है, मगर उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि ब्राह्मणों ने सब कुछ उत्तराखंड में ओबीसी से छीन लिया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ओबीसी जो है, ब्राह्मण इतना चालाक हो गया है कि उत्तराखंड में सबसे पहले वो ट्रायल क्षेत्र है ब्राह्मणों का। अगर कोई भी चीज उन्हें कहीं लागू करनी है इस तरह की जो शूद्रों के लिए उनके अधिकारों को छीनने के लिए लागू करनी होती है, तो सबसे पहले उत्तराखंड में वो उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, अभी उत्तराखंड में जैसे अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 27% रिजर्वेशन,
यहाँ उन्हें 14% है, उसमें क्रीमी लेयर क्षेत्रीय घोषणा है, वहां एक क्षेत्र घोषित कर दिया कि भैया ये ओबीसी है, वहां पर जो जर्नल का जो ब्राह्मण है वो ओबीसी है। मतलब वहां आपको यादव, मौर्य, शाह, कुशवा जो ओबीसी की जातियां हैं वो वहां ओबीसी नहीं है, वहां ब्राह्मण ओबीसी है। जी तो वहां इस तरह से वहां ओबीसी सिर्फ पहाड़ पे मैम ने देखा कि ओबीसी सिर्फ जो तो बड़े बड़े इसका मतलब ब्राह्मण हैं, चाहे ये वो हो गोस्वामी सकता हो, है चाहे वो जी, नेगी हो, ये हो सकता है कि आपने उनको जी दबा कर रखा होगा, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर उनको पिछड़ा रखा होगा, इसीलिए उनकी जातियां ओबीसी में होगी। क्या शाक्य, कुशवाहा, सैनी लोगों ने ब्राह्मण लोगों को सामाजिक रूप से पिछड़ा रखा, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रखा था क्या सर? नहीं, ऐसा जी कुछ नहीं है। जी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने देखा, उन्होंने ये चालाकी की, और उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली ये बहुसंख्यक लोग हैं, जी क्योंकि उत्तराखंड 2000 में बना, जी उत्तराखंड 2000 में बना, उससे पहले उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड हिस्सा था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने की वजह से, क्योंकि वो बाहुल क्षेत्र आता था पूरा, तो उसमें जब उत्तराखंड बना तो ऊपर जो उन्होंने एक प्लानिंग के तहत उत्तराखंड बनाया गया जिसे देवभूमि कहा गया। मतलब ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से उसको तैयार किया गया। आज भी एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वहां बनता है, तो 2000 में उत्तराखंड में कास्ट सर्टिफिकेट, 2000 में उत्तराखंड बना, अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो 1985 का डाटा मांगती है ये उत्तराखंड सरकार, और 2000 में उत्तराखंड बना। बताइए क्या क्या सिस्टम है, जब 2000 1985 में वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जी आप 2000 से कहते कास्ट सर्टिफिकेट, तो वहां का ओबीसी पिछड़ा रहा, ओबीसी अपना वहां पर सारी पहचाने नहीं बना पाया। आज भी उन ब्राह्मणों के खेतों में मजदूरी करता है ओबीसी, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा। जी और आज उनकी जो द्वारा बनाई गई तंत्र मंत्र जैसी विद्याएं और उनके चुंगल में आ रहा है, और आज जो कह सकते हैं कि अंग्रेजों के वो जो हजारों साल से हमारी जो गुलामी चली आ रही है, तो बिल्कुल हमारे सर ने सही कहा कि आज अंग्रेज अगर नहीं होते तो हम गुलाम नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आज भी वो 90% लोग, ये आजादी झूठी है जो आज आजादी का जो महोत्सव मना रहे हैं, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। सबसे पहले उत्तराखंड के जो शूद्र और मूल निवासी हैं वो इस चीज को एहसास कर रहे हैं। क्यों? जी क्योंकि उन्हें ना तो शैक्षणिक अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, ना उन्हें रोजगार। लगातार उनके इस तरह की मानसिकता से, गंदी और नीच मानसिकता से लगातार उनको नरबली जैसी चीजें दी जा रही हैं, जो अंग्रेजों के समय में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा खत्म कर दी गई थी। और ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज के चलाया, जो उन्होंने मूवमेंट चलाया था, उसके द्वारा इन व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया था। और आज भी ये कोई नई नहीं, अभी बीच में इनकी मानसिकता, इन्होंने इस चीज को बढ़ाया। जी यूपी में 2006 में धन की प्राप्ति के लिए 6 साल के बच्चे की नरबली चढ़ाई गई। झारखंड में 2021 में देवी को खुश करने के लिए नरबली चढ़ाई गई। अभी 2025 यूपी में पिछले महीने एक बच्चे को, यूपी पुलिस के व्यक्ति ने 6 साल के बच्चे को नरबली चढ़ा दी। तो मतलब ये मामले ये आते जो ही जा रहे है, हैं। जी ये उसी तरह की, जिस तरह की ब्राह्मणवादी मानसिकता, जी जी, ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, लगातार ये इस तरह की, क्योंकि जिस तरह के ये जिन चीजों को पढ़ रहे हैं, आज ऋग्वेद में देख लीजिए, ब्रह्म पुराण देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण, इनमें नरबली की बताया गया है, नरबली के बारे में। और दूसरा क्या हुआ, ये कामाख्या मंदिर आसाम और बंगाल जैसी जगह में बड़े स्तर पर ये होता है। जी और आज उत्तराखंड में भी ये चालू हो गया है। कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था फिर से मनुस्मृति हमारे उत्तराखंड में लागू हो चुकी है। और जो सरकार यूसीसी, इस उत्तराखंड सबसे पहला प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला बना, ये जी सब झूठ है, कपोल कल्पित है। ऐसे मानिए कि आज भी उत्तराखंड उसी वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में जी रहा है। आज उस देश का जो उत्तराखंड में मूल निवासी रहता है, उसके साथ उसी तरह से व्यवहार जमीन पर हो रहा है जो पहले मनुस्मृति के समय होता था। जी सर, हम देखते हैं कुमार सर कि जो धर्म है, धर्म में जो बातें कही है, पूरा आप बोलते कि हम 85% मूल निवासी है, तो मूल निवासी समाज जो कल्चर को ढो रहा है, जिस कल्चर में वो जी रहा है, उसको गर्व है,
तो उसी कल्चर में अगर ओबीसी समाज के बच्चे की नर बलि जाती भी है तो उसमें क्या दिक्कत है सर? क्योंकि वो तो आ, मान रहा है ना। जी। जी 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 जी, देखिए बहुत आपने ये सही बात कही और बिल्कुल। यही सबसे बड़ा कारण भी है। ऐसा है जी। ना, देखिए हमारे जो पुरखे, मूल निवासियों के पुरखे समय समय पर आकर हमको जगाते गए और हमको जगाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान किया है। आप संत रविदास जी को देख लीजिए कि आज से 650 साल पहले उन्होंने ये सारी बातें कह दी थी कि भाई ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। जी। लेकिन हम आज भी ब्राह्मण को झूठा न मान के उसी को परम पूज्य मान के सारा SC ST OBC चलता है, वो उसको अपना गुरु मान के चलता है, उसी के कहे। और जब आप अगर उस सबसे बड़ा जो हमारा गुलामी का कारण यही है। और दूसरी चीज आप अगर देखेंगे, जो सो कॉल्ड जो अपर कास्टेज कहा जाता है, वो भी अगर देखा जाए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्मशास्त्र हैं, सारी मुसीबतों की जड़ ये धर्मशास्त्र हैं, इन पर जब तक डायनामाइट नहीं लगाया जाएगा तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि वो लोग जो धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि ये बहुत महान काम का आप कर रहे हैं, ये ईश्वर को आप प्रसन्न कर रहे हैं, इस दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है, भगवान चला रहा है। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान ये मांग रहा है। तो वो उनके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये अब वो तो इनको इसलिए मानते हैं इन धर्मशास्त्रों को कि इनके पालन होने से या इनके चलन में होने से उनकी सुपीरियरिटी बनी रहती है। लेकिन जो इंफीरियरिटी में इस व्यवस्था के कारण जीते हैं, जो नीच माने जा रहे हैं, पिछड़े माने जा रहे हैं, जिनको दलित हरिजन क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, वो लोग भी इस व्यवस्था पे जब अगर इसी से चिपके हुए तो ये तो होना ही है। जी। और ये बाबा साहब उस समय कह गए थे कि अगर ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र बनने की ओर जाएगा तो वो बहुत घोर विपत्ति का समय होगा। इसलिए नौजवानों को चाहे अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े, लेकिन इसको हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। लेकिन क्या हुआ पिछले 75 सालों में? कांग्रेस यहाँ पर दोगला चरित्र अपनाती रही। एक और यहाँ के जो वीकर सेक्शंस के वोट ले लेके राज करते रहे ब्राह्मण, अपना घर मालामाल करते रहे, और दूसरी ओर कांग्रेस पीठ पीछे RSS और जो ये सारे जो हिंदूवादी संगठनों को मजबूत करती रही। इनको जी। सारी जमीनें दान देती गई, इनके स्कूल चलाती गई, इनके भीतर भीतर सारा RSS की शाखाएं चलती रही और ब्राह्मणवादी व्यवस्था मजबूत करते गए। एक तरफ हमारे वोट ले लेके, और हम लोगों ने अपने पुरखों को जाना नहीं। हमने ना बाबा साहब को पढ़ा, ना उनका सेक्रीफाइस पढ़ा, ना फुले साहब को पढ़ा, जो उनकी नसीहतें थी हमने वो पढ़ी नहीं। और हम भी कांग्रेस को सब कुछ समझते गए और एक छत्र अपना वोट लुटाते गए। और कांग्रेस दोहरा चरित्र अपना के हमारे वोटों पे राज करती रही और पीठ पीछे जो हिंदूवादी संगठनों को बढ़ावा देती गई। इतना बड़ा है जो राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद, वो वहां पर जो नेहरू के कार्यकाल में मूर्ति रखवाई गई और ताला लगा दिया गया। राजीव गांधी के कार्यकाल में वो ताला खुलवा दिया गया, और नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर, उस समय वो मस्जिद तोड़ दी गई। और इस तरीके से जो हिंदूवादी संगठनों को, जिनको बाबा साहब कहते थे कि किसी भी कीमत पर रोकना होगा, आज वो पूरा भारत की सत्ता पर काबिज हो गए। उन्होंने न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर लिया है, सारा मीडिया कब्जे में किया हुआ है, सारे पूंजीपतियों का पैसा उनके पास है। तो अब ये जो हमारा जो शूद्र अतिशूद्र, जो मूल निवासी, जो SC ST, अब आज ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गए, ये घर के रहे ना घाट के। जी। अब हिंदू राष्ट्र बनने की ओर आ रहा है और हम अभी भी उस हिंदूवादी व्यवस्था को ढो रहे हैं। आज भी जो सताया जाता है, अगर आप उसके घर में जाके देखिए, वो ढो रहा होगा हिंदू धर्म को ही और उसी से चिपका होगा। जी। उसे ये मालूम ही नहीं है कि इसमें मेरी हत्या के लिए लिखा है, मेरी हत्या जायज है, मेरे कान में शीशा पिघलाना इसमें लिखा हुआ है, उसे मालूम नहीं है। और जहां उसे ये ज्ञान होता है वहां वो जाता नहीं है। तो ये बहुत एक अब ये जो जी। कुछ जी। जागे हुए लोग हैं उनके लिए चुनौती है, बड़ी विडंबना की स्थिति है। जी। मौर्य साहब, जैसे हम देखते हैं कि जो ओबीसी समाज है, जी। अगर उसमें यह घटना हुई है तो हम अगर पूरे भारत में चित्र देखते हैं कि SC ST में अगर कोई घटना होती है तो कम से कम वो उनके तरफ भी मीडिया साथ नहीं देता। उनका ना प्रिंट मीडिया है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर भी वो अपने इशू को पूरे भारत भर में इशू बनाते हैं। SC ST का अगर कोई इशू हो जाता है, क्या ओबीसी समाज के इस बच्चे को इस तरह मतलब नरबली दी गई? उसके पहले पूरे भारत में हम देख रहे हैं कि
कहीं उनको गाय के मूत्र से, फिर ब्राह्मण महिला के मूत्र से, फिर एक लोधी समाज का जो व्यक्ति है उसको विष्टा खिलाकर, अभी उत्तराखंड की नर बलि देकर, फिर भी ओबीसी समाज ने अपना इशू, क्योंकि एससी एसटी के पास भी कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं है ना, प्रिंट मीडिया उसका खुद का है। फिर भी जब जब ऐसा हुआ तो एससी एसटी ने ऐसा मुद्दा पूरे भारत में खड़ा किया, बहुत हंगामा भी किया, लेकिन हम ये माहौल ओबीसी के साथ में नहीं देख पा रहे। जी मौर्य जी। विषय जो आप, जी, क्वेश्चन तो आपका बड़ा वो है। एक्चुअली क्या हुआ मैम, जब ये अभी शूद्र और अतिशूद्र की जब बात आती है, सछूत और अछूत की बात आती है, तो ये जो हमारा मूल निवासी एक जो वर्ग, अछूत वर्ग जो ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया, जो तो उनके पास जो ऐतिहासिक जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया और जिस तरह से उनके साथ अत्याचार किया गया, चाहे वो बहन बेटियों के साथ हो, चाहे वो उनके लिए बलि चढ़ाना हो, चाहे उनके पिघला हुआ शीशा डालना हो, इसलिए उन्होंने उसी जो आपने 85 वर्ग की बात कही, जो बहुसंख्यक 90% इस देश का जो मूल निवासी था, उसका एक हिस्सा उन्होंने अछूत बनाया और दूसरा हिस्सा सछूत बनाया। और मुझे लगता है कि वो वर्ग पे उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि वो इनकी सारी चीजों को समझ गए। और आज देखते हैं हम कि शैक्षणिक रूप से भी आज, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो और प्रदेश हो, वहां पर एससी एसटी अच्छी अच्छी स्थिति में है, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, मतलब ओबीसी के तुलनात्मक में। जो 10% ब्राह्मण है, वो जो वो है, वो तो मजबूत है ही, मगर जो हमारे एससी एसटी की बात करें तो उसकी तुलना में तो उनपे प्रेशर ज्यादा दिया गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा जागरूक रहे। और इन्हें इस तरह से ये जागरूक नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण ने इनको अपने साथ रखा और अपने उस चुंगल से, और धीरे धीरे उन्होंने इनके सबसे जो मेन कारण था, जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा जो शिक्षा का जो दिया गया है, वो शिक्षा सभी चीजों का जो निवारण है वो शिक्षा है। और खास तौर से इनसे शिक्षा को जो छीन लिया गया, धीरे धीरे जो शिक्षा को इस बहुसंख्यक से बर्बाद किया गया, और दूसरा सछूत होने के कारण उनको अपने साथ रखा। जी और जिस तरह से उन्होंने ये व्यवस्था जो थी, जो आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनके दिमाग में भरी, तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे वो उसी व्यवस्था में एक शॉर्टकट में अपने जीवन को देखते हैं। उस तरह के जिन्होंने आज वो पत्थर से या उस तरह की चीजों से वो उन्हें बुरा नहीं लगता है। मान लीजिए कि आज हमने देखा जमीन पे हमारे यहाँ क्षेत्रों में मुर्गा चढ़ाया जाता है। मुर्गा वो कुल देवी होती है, गांव की देवी होती है, और गांवों में आसपास में चढ़ाया जाता है। एक बुक है निखिल, वो जो है देवदासी सती प्रथा, देवदासी सती प्रथा, वो लिखी है अतुल कृष्ण विश्वास जी ने, वो मैंने पढ़ी थी। तो उसमें क्या था कि जब नरबलि चढ़ाते थे, नरबलि जो नर मेघ यज्ञ कहलाया जाता था, वो महायज्ञ कहलाया जाता था। जी तो नर मेघ यज्ञ से पहले क्या वो सबसे बड़ा यज्ञ कहलाया जाता था, उससे पहले एक सूअर काटा जाता था, और वो अधिकतर शूद्रों का ही चढ़ाया जाता है। ये सारी जो नरबलि होती हैं, इस तरह की जो नरबलि व्यवस्था थी, वो शूद्रों की चढ़ाई जाती थी, जिसमें नरबलि शिशु बलि व्यवस्था जो आई, वो आसाम और वहां अभी भी तक उस तरह के त्योहार भी मनाए जाते थे ब्राह्मणों के आप द्वारा। कह रहे तो मुझे नरबलि लगता है जो वो है, कारण रहा। जो और दूसरा सचूत लोग कि है, सचूत लोग, शूद्र माने सचूत लोग, उनकी ही नरबलि, क्योंकि उनको छुआ जा सकता हाँ, था और नरबलि ओबीसी की ही दी जाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन उसके पहले का जो हिस्सा था, मैं कुमार सर से पूछना चाहती हूँ, क्या हाँ, आप उस इंफॉर्मेशन को एग्री करते हैं सर? अ, जैसे मौर्य जी साहब ने कहा कि जैसे ब्राह्मण जो है वो मजबूत स्थिति में है, उसके बाद एससी एसटी भी मजबूत स्थिति में है, और इसीलिए वो उसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध कर सकते हैं। और ओबीसी जो है वो मजबूत नहीं होने के कारण, वो आर्थिक भी मजबूत नहीं है, इसके कारण वो विरोध नहीं कर पाता। इससे आप पूरी तरह सहमत है सर? जी
जी जी, नहीं देखिए ऐसा है, जो एससी वगैरह कोई इतने मजबूत ये नहीं है, बस यही हुआ ये 75 सालों में जो स्कूल के दरवाजे खुले, कुछ सर्विसेज में जो रिजर्वेशन, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ सरकारी नौकरियां मिल गई शेड्यूल कास्ट या एससी एसटी में, एसटी का तब भी कुछ डिफरेंट है, शेड्यूल कास्ट की तो ये स्थिति है, जितने घरों में कुछ सरकारी नौकरियां आई हैं बस उन्हीं के घर बने हैं या कारें गाड़ियां आई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ओबीसी की तो स्थिति अगर आप देखेंगे, कम से कम उनके पास अपने धंधे हैं, अपना काम है, जी अपना रेस्टोरेंट चलते हैं, अपने व्यवसाय चलते हैं। लेकिन ये जरूर है कि सामाजिक चेतना का ओबीसी में अभाव रहा। ओबीसी ने भी, जैसे शेड्यूल कास्ट ने बाबा साहब को बहुत हद तक जो ये बामसेब के थ्रू पकड़ा और बाबा साहब के उसको समझने की आंदोलन को कोशिश करी, और जो जो समझता गया वो काम पे आता गया। लेकिन ओबीसी आज भी काफी कम संख्या में उस मूवमेंट को, फूले साहब के मूवमेंट को भी नहीं समझ पाया, जबकि फूले साहब ने तो अपना पूरा जीवन लगाया। तो जी ये ऐसा नहीं कि ओबीसी की कमजोर स्थिति है। हाँ, ये जरूर है कि वो धार्मिक शिकंजे में ये थोड़ा सा उनके करीब है, तो वो वही है, गले में हाथ रख लेते हैं, कंधे में हाथ रख दिया कि भाई ये तो नीच लोग हैं, तुम तो हम तो साथ बैठ के खाते हैं। वो इतने में उसे लगता है हाँ हाँ चलो इससे तो मैं ऊंचा हूं। और यही ब्राह्मण का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जी है। जी, और देखते यही हैं बाद में वो सर शेड्यूल। कि हम जी जी लोग जैसे हिस्ट्री को देखते हैं, तो जैसे मतलब जितने महापुरुषों की जानकारी आई है, उनमें सबसे ज़्यादा मतलब बुद्धा हो गए, महावीर हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, सम्राट अशोक हो गए, ज्योतिराव फुले, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, सबसे ज़्यादा नाम ओबीसी मतलब महापुरुषों के बिल्कुल। आते हैं। इसका जी मतलब जी ये है कि जो सचूत लोग थे मौर्य सर, अगर सचूत होने के कारण, सबसे ज्यादा नजदीक होने के कारण, सबसे बड़ी गुलामी ओबीसी में ही थी। अगर हम पूरे इतिहास का एनालिसिस करते तो बिल्कुल जो बिल्कुल। एससी एसटी था वो गुलामी से दूर था, क्योंकि वो गांव के बाहर था। तो इसीलिए मुझे लगता है, मेरी जितनी जानकारी है, अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, आप लोग जो एनालिसिस कर रहे हो कि प्रताड़ित होने के कारण मतलब एससी एसटी ने बहुत ज़्यादा जोर किया, तो ये काम तो सबसे ज़्यादा ओबीसी ने किया। लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि एससी एसटी ने अपने महापुरुषों को जैसे उठाया, वैसे अगर मौर्य लोगों ने, कुशवाहा लोगों ने, सैनी लोगों ने, मराठा लोगों ने, कुंभी लोगों ने, पटेल लोगों ने, गुज्जर लोगों ने अपने महापुरुषों को सर पे उठाया होता, तो क्या आज मौर्य के बच्चे की बलि दी जाती थी? जी मौर्य साहब। नहीं, बिल्कुल 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 आपने सही कहा। एक्चुअली ये बात सही है कि ओबीसी, वो मेरा नहीं था कि मतलब ओबीसी मजबूत है, मैं ये कहना चाह रहा था उत्तराखंड में प्रेसिडेंट में, क्योंकि जी संविधान का जब रास्ता खुला जी तो ओबीसी, तो हमारा जो अछूत व्यक्ति जो थे, हमारा जो एससी एस वर्ग था, उसके दरवाजे खुले, उन्होंने संघर्ष ज्यादा किया, इसलिए उन्हें एकता का थोड़ा सा वो रहा। और ये बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मणों के चुंगल में ओबीसी बड़ी संख्या में रहा, उनके पास रहा, सचूत रहा, इसलिए उनके पास रहा, अंधविश्वास में ज्यादा रहा। चाहे वो चाहे वो हमारे पुरखों ने बड़े बड़े बलिदान दिए और बड़े आक्रांति की, चाहे वो ज्योतिराव फुले हों, कोई भी हो, पेरियार नायकर हो, ललई सिंह यादव हो, बिरसा मुंडा हो, चाहे वो बाबू जगदेव बाबू हो, जी तो कारण वही रहा कि वो अपने पुरखों को भूल गया, उसके उसके जो उनके पुरखों ने मेहनत करके उन्हें मिला उसको भूल गया। और आज उसका कारण जो है कि आज इस ओबीसी में एक जो जाति, मौर्य जाति आती है, तो आज उसके बच्चों की बलि चढ़ाई जा रही है। क्योंकि ये बिल्कुल सही आपका आकलन है कि अगर ओबीसी नहीं जागा तो ये बलियां तेजी से बढ़ती रहेंगी, क्योंकि ब्राह्मणवाद जिस नीति से काम कर रहा है वो चाहता है कि इस देश को हम कुलीन तंत्र और मनुस्मृति की व्यवस्था से चलाएं। मनुस्मृति की व्यवस्था ही कुलीन तंत्र है, तो वो कुलीन तंत्र इस देश में लाना चाह रहा है। खासतौर से बड़ी संख्या में जो बहुसंख्यक इस देश का मूल निवासी है, फिर से उसे गुलाम बनाने का एक उनकी पहल है, और जिससे वो अपने यहाँ फिर से इसमें शासक बना रहे, आगे बना रहे। एक अभी देखिए कि जब मैं जमीन पे वहां गया अमित के यहाँ, जी तो वहां के जो ओबीसी के लोग थे वो कह रहे थे कि
अरे ये पहाड़ के लोग हैं, ये पहाड़ी हैं, इसलिए इन्होंने देसी की हत्या की। ये पहाड़ी हैं इसलिए उन्होंने देसी की हत्या की। जब मैं उन लोगों के बीच में गया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जी आपको बता रहा हूं, यहाँ पहाड़ी और देसी का मैटर नहीं है। यहाँ उत्तराखंड में क्या होता है, अगर ओबीसी के साथ कोई घटना होती है तो अगर अगर इधर का उत्तर प्रदेश का या इधर का देसी जिसे बोलते हैं, ये अगर उसके साथ कोई घटना होती है तो ये पहाड़ी और देसी का रूप दे देते हैं। जी अगर वही घटना किसी ब्राह्मण के साथ हो जाएगी, या फिर मान लीजिए कोई ओबीसी उधर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, देसी हो जाता है। अगर कोई ब्राह्मण आता है वहां, जी तो कोई ब्राह्मण आता है तो उनका भाई बन जाता है, वो उनका भाई बन जाता है। ब्राह्मण का एक पूरा षड्यंत्र है, वो मैटर को मतलब हर परिस्थितियों पे चेंज होना जानता है, क्योंकि वो गिरगिट है, जिसे बोलते हैं गिरगिट है, अपना रूप बदलता रहता है ब्राह्मण। तो अगर ओबीसी है और यहाँ का चाहे वो एससी है, एसटी है, अगर वो पहाड़ में इधर का आता है यूपी का, तो वो देसी हो जाता है। तो उससे घृणा करने लगते हैं, उसको वहां न्याय नहीं मिलता, उसके डॉक्यूमेंट नहीं बनते, उसके साथ लगातार भेदभाव चलता है। मगर इधर का अगर वो ब्राह्मण आ जाता है यूपी से, तो वो उनका भाई होता है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। जी और अगर जनरल आता है तो उनका उनका भाई हो जाता है। तो कह सकते हैं कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो अपना कहीं का भी अगर ब्राह्मण होता है तो वो उनका भाई होता है। जी कुमार सर, क्या अभी तो ये तक जैसे आपने बोला कि ये जो बलि है, एससी की भी दे सकते, एसटी की भी, ओबीसी की भी दे सकते, क्या अभी तक ब्राह्मण की, मतलब भारत के पूरे इतिहास को भी देखेंगे, अभी वर्तमान को भी देखेंगे, तो कभी ब्राह्मण के बच्चों की या ब्राह्मण की कभी बलि दी गई सर? जी जी देखिए, ऐसा है कि वो मेरे अपनी बलि संज्ञान क्यों में देंगे, तो जितना मैंने, अपनी बलि क्यों देंगे वो जो नहीं देंगे अपना, उन्होंने एक्चुअली। तो वो ये सिस्टम एक ही के बाद आपसे भी वो पूछेंगे। सिस्टम ही उन्होंने इसीलिए बनाया हुआ है कि इनके ये कभी ताकतवर ना होए, इनमें खौफ बैठा रहे इनका। आपको देखिए, पहला पुत्र गंगा को दान कर देना, जी जो अनेक तरीके उन्होंने इस तरीके के बनाए। और आप देखेंगे जितने भी आज हम देखते हैं, ये मूल निवासी समाज की तो स्थिति है, अज्ञानता में अभी भी ऐसे दलदल में दशा है। कोई भी अपना मकान बनाता है तो उसके ऊपर एक नजर बट्टू लगाता है, जी और वो नजर बट्टू आप देखिए क्या है, एक मूंछों वाला व्यक्ति है, एक मूंछों वाला आदमी जिसकी जीभ बाहर निकली हुई है, उसके गर्दन मतलब काट के, यानी पहले ये करते होंगे इतिहास में कि भाई जब एक अपना भवन बनाते होंगे, उसके नीचे एक भली मूल निवासी की दी जाती होगी, और उसकी गर्दन को काट के, ताकि और सब उस घर की ओर ना देखें, ऊपर टांगा जाता होगा। तो आज अब ये मूल निवासियों की स्थिति है, वो अपने घरों में वो फोटो लगाते हैं उसका। आज नर बलि तो मतलब हम तो इतने बढ़िया ढंग से उस नर बलि को ढो रहे ना, हम अपने घरों में वो फोटो चिपकाते हैं, बाकायदा एक प्रिंटेड आता है और सबके घरों में लगा होगा। एक सर्वे कर लीजिए सारे मूल निवासियों के, तो क्या कहा जाए, तो ये ब्राह्मण अपनी बलि क्यों देगा? उन्होंने तो अपने राजपाट के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, अपने ऐशो आराम, वो ये तो सवाल ही नहीं उठता, उनका सारे प्रावधान सारे हर चीज पे बने हुए। बलि दी जानी है सिर्फ मूल निवासियों की। और जैसे जैसे अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, संविधान कमजोर करते जा रहे हैं, उनका हिंदू राष्ट्र प्रबल होता जा रहा है, वो एक एक करके, और उत्तराखंड खासकर ये उनका ट्रायल और उनका प्रयोगशाला है, यहां से ही वो सारे ट्रायल करते हैं और फिर उसके बाद पूरे देश में वो करते हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी एक चुनौती है, खासकर यहाँ के जो मूल निवासियों के लिए। नहीं तो ये बहुत तेजी से अब ये सब होना है, कल किसी के भी साथ। आज ये एक बच्चा कितने विभत्स तरीके से मारा गया बताइए, उसका गला काटा गया है, जी उसका जी हाथ काटा गया, जब उस हथियार से नहीं काट पाया, उसने कटर से काटा है। और जी सबसे बड़ी बात ये बताइए, जब हम लोग उस दिन गए, हम लोग यहाँ पे मूल निवासी संघ के लोग गए, पीपीआईडी के लोग गए, तमाम सारे लोगों ने जब दबाव बनाया है वहां पे, तो उस दिन तक 5 दिन से जो उसको बैठाए हुए थे और उस मामले को पूरा वैसे ही लिपापोती करके खत्म कर देना चाह रहे थे, तो जब उन्हें लगा कि भाई अब ये सब लोग कुछ कर सकते हैं, और कुछ उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग आ गए थे, मौर्य समाज के लोग, तो उन्होंने और इतना खतरनाक खेल खेल दिया कि वो मामले को ही डाइवर्ट कर दिया। और शाम को ये बात आ गई कि भाई अब उसका सिर भी बरामद हो गया है, और वो उसने ये उनका कहा जो सिर भी जोशी है, जोशी के घर से ही मिला सर। हाँ, वो सब झूठ है, वो सारा पूरा प्रायोजित है। तो वो जोशी ने बाद में उन्होंने ये दिखा दिया पुलिस ने कि जोशी ये कह रहा है कि मैं उसका दुष्कर्म करने की कोशिश कर, इसीलिए मैं उसे ले गया था, और जब उसने विरोध किया तो मैंने उसे मार दिया।
अब आप ये सोचिए कि अगर उसे दुष्कर्म करने में सफल नहीं हुआ, उसे मारना था, उसका हाथ काटना, उसके गर्दन काटने की उसे क्या जरूरत थी? जी और जब वहां पे ये सूत्रों से ये बातें भी आ रही हैं कि जब वहां पे खुदाई हुई है और भी नीचे हड्डियां निकली हैं, यानी उस घर में उसके पूरे परिवार के लोग इसमें शामिल थे। और अगर आप देखें जिस जगह पे वो बलि, वो तंत्र होता होगा, जो पूजा पाठ, कोई मंदिर होगा जिस मंदिर में वो सिर को रख के पूरा अनुष्ठान चल रहा होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया बाद में, सारा सब मिली भगत करके, क्योंकि खुद जिस थाने में हम गए जहां पर ये मामला था, वहां पर 2-3 अच्छे पदों पे जोशी बैठे हुए थे। तो जब वो जोशी वहां पर बैठे होंगे तो वो अपने एक जोशी को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को क्यों सजा होने देंगे? 5 दिन से उसे थाने में बैठाया था, उसकी बाकायदा वहां पर सेवा हो रही थी। खुद ये पीड़ित परिवार ने बताया, हमें तो मार रही है पुलिस, और जो आरोपी को वहां पे नाश्ता कराया जा रहा, चाय पिलाई जा रही, तो उनका राज चल रहा है। तो ये मतलब जैसे मतलब इसी, पहले था मनुस्मृति में कि अगर कोई शूद्र और अति शूद्र जो है अगर गलती करता है तो उसको सजा का प्रावधान था। अगर ब्राह्मण कोई गलती करता है तो उसको कोई सजा नहीं थी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये हम लोग आज के तारीख में, डेट में लोग कहते हैं, खास करके पूरे जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि संविधान है, हमारे बाप ने बनाया है और बिल्कुल संविधान चल रहा है। तो अगर चल रहा है तो ये एक जोशी मतलब गलती करता है, दूसरा जोशी उसको बचाता ही नहीं है, तो उसकी सेवा भी चलती है। जी मौर्य सेवा जी। चल। जी बिल्कुल, अभी सर ने बताया। अभी जब हम उस बच्चे के घर पे गए तो उसके चाचा से हमारी बात हुई। जी उसके चाचा का नाम है नानक चंद, जी नानक चंद मौर्य उसके चाचा का नाम है। तो जब हम गए वहां तो हमने कहा हम घर में तो नहीं घुस पाए क्योंकि वहां पूरी पुलिस ने घेर रखा था, मगर जहां पर उसकी लाश को दबाया गया था वहां हमने जाकर देखा। उसके बाद जो उसका सर मिला तो वो सर पे बाल नहीं थे, जी सर पे हाथ नहीं था, मगर उसको पुलिस ने बिल्कुल कर लिया। जिसको हम ये कह सकते हैं कि मुझे लगा ये भी, क्योंकि मैंने देखा कि वहां स्वजातीय लोग, उनकी जाति ब्राह्मण जो जाति के लोग थे वहां, वो बड़ी संख्या में भी वहां रहे और वो वहां अधिकारी भी वहां रहे, मुझे लगा ऐसा। दूसरा कि वहां उनके चाचा ने बताया कि उसके घर में कछुआ मिले, जी कछुआ एक दो नहीं 10-10 कछुआ मिले, खरगोश मिले, कम से कम 20 खरगोश मिले, जिसमें तंत्र मंत्र की 2-4 किताबें मिली, जी जिसमें मछलियां मिली और मरा हुआ सांप मिला, और सांप भी गर्दन कटा हुआ। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई सांप को मार देते हैं, घर में अचानक आ जाता है तो उसे फेंक देते हैं या फिर उसको दबा देते हैं मिट्टी में, मगर वहां पर पड़ा हुआ उनके यहाँ मिला। तो वो पूरी तंत्र मंत्र के द्वारा रियल में उस बच्चे की और बलि, इतनी जैसे मासूम बच्चे की बलि उत्तराखंड किस में तरह से शादी इन्होंने ब्याह चढ़ाई के की पहले, होगी। जी जी, शादी ब्याह के पहले जब मुर्गा या बकरा काटा जाता है तो उसकी मुंडी और जो हाथ है, दाया हाथ है, बलि देने का जो सिस्टम है वो मुंडी और हाथ ऐसा ही होता है। तो ये यही प्रकार का, मतलब बिल्कुल आप बोल सकते कि ये बलि था या कुछ और। जी मौर्य जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम 100% हमारी जो हमने उसको देखा तो हम बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं, हम 100% इस बात को कह सकते हैं विश्वास के साथ कि हाँ ये बलि था और प्रशासन के द्वारा उसको छिपाया जा रहा है, प्रशासन के दो छुपाया जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के को लेकर हम उस बच्चे को गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश थी और वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, पूरे परिवार के द्वारा वो किया गया, और जिसमें परिवार को बिल्कुल निर्दोष किया गया, और जिसमें कोर्ट के द्वारा भी हमें लगता है कि इस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं वहां। क्यों? क्योंकि इस देश के जो आज भी, जो पहले बाहर के जो जो अंग्रेज आए थे वो चले गए, मगर ये काले वाले रह गए, ये बाहर से आए हुए जो आक्रांता जो आज भी इस देश पे शासक बने बैठे हुए, क्योंकि उनका देश नहीं है और वो संविधान है, वो संविधान को मानने वाले नहीं, क्योंकि वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इसलिए वो ना तो देश के हित में सोचते हैं, ना वो देश के मूल निवासियों के हित में सोचते हैं। इसलिए हमें लगता, इसलिए उस बच्चे को प्लानिंग के तहत उसको बचाया गया। जो दोषी है, जोशी है, जिसका नाम निखिल जोशी है, उसके जी पिता का नाम महेश चंद्र जोशी है। पूरे परिवार को एक प्लानिंग के तहत बचाया गया है
और ये सब इनकी प्रशासन की षड्यंत्र है। उस पे हम लोगों का प्रयास चल रहा है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। अभी हम सोच रहे हैं कि उस पे बहुत जल्दी हम उस पे आवाज उठाएं, और हम कल ही उस पे ज्ञापन दिलवा रहे हैं, और उस पे हम आंदोलन भी चालू करने का हमने सोचा है। अभी हमने उस पे मेल किया है अपने कार्य, जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारी टीम है, तो सबकी तरफ से यस हो गया है। तो बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही, कल से ही ज्ञापन शुरू हो जाएंगे। जी और हम इसको चाहते हैं कि बच्चे को न्याय मिले। आज जो संविधान के विरोध में, संविधान को बर्बाद करने की, और जो आज सभी चीजों का निवारण जो है वो संविधान है। अगर संविधान को सही तरह से ये लोग लागू करते हैं, और अगर मूल निवासी उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ता है, तो उसके पूरे मौलिक अधिकार इस 90% समाज के संविधान में नियत है, जो हमारे पुरखों ने बनाया है। अगर संविधान नहीं रहा, मनुस्मृति से लगातार चलता रहा, इस तरह से व्यवस्था चलती रही, तो जरूर आज ब्राह्मण वर्चस्व में रहेगा, और कहीं ना कहीं मूल निवासियों के साथ इस तरह की घटना लगातार। जी मौर्य साहब कह रहे कि संविधान से ही ये सब कुछ होगा, लेकिन जिस समाज में, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान होने के बावजूद कानून के कलम अवेलेबल है, अभी आप हमारे साथ एडवोकेट साहब भी है, जब कानून है, संविधान की किताब है, मूल निवासी लोगों के तरफ से संविधान है, उसमें कानून भी है, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 तरीके के कानून अगर चल रहे होंगे तो इसके लिए क्या करेंगे। एक जो कानून कहता है जिसने गुनाह किया है, उस गुनाह की उसको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के तहत, और सिस्टम ये कहता है कि वो अगर गुनाह करने वाला अगर ब्राह्मण हो तो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका मान सम्मान होना चाहिए। आपने ही बताई उस स्टोरी के आधार पर कि उसका मान सम्मान होना चाहिए। इससे अभी कैसे निपटा जाए? जी हाँ एडवोकेट जी, कुमार सर। देखिए जी जी, ऐसा है ना, देखिए हम लोगों का दोगला चरित्र है। जो हम लोग आज थोड़ा सा, जितने भी लोग थोड़ा 2 वक्त की रोटी खाने लगे हैं, हम लोग कंफर्ट जोन में आ गए। जी हमने ये नहीं देखा कि बाबा साहब को, देखिए क्या बाबा साहब का ठेका था कि नहीं 4 बच्चे उन्होंने अपने खो दिए, जी लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं रोका। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते, जितने वो एजुकेटेड थे उस समय, विदेश में किसी भी कंट्री में वो जाके अगर सर्विस कर लेते, वो अच्छे खासे गवर्नर, क्या वहां के प्रेसिडेंट तक बन जाते, और उनके बच्चे राजा महाराजाओं की तरह जी सकते थे। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का क्वालिफिकेशन थी और वो योग्यता थी। लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के, अपने बच्चे उनके कुपोषण बीमारी के कारण मरते चले गए। लेकिन उन्होंने क्यों ये लड़ाई को लड़ा? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मालूम था, अगर आज इस संघर्ष को नहीं किया गया और ये अंग्रेज अगर चले गए और ये फिर इनके हाथ में आ गया, तो जो आज जो हम ये घटना देख रहे हैं, ये बाबा साहब ने उस समय अनुमान लगा लिया था कि ये भारत बन जाएगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा के अपना परिवार की कुर्बानी दी। पत्नी 37 साल की उम्र में पत्नी खत्म हो गई, अपना मात्र 65 साल की उम्र में खत्म हो गए। लेकिन हम लोग जो हैं आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सब परिवार सेक्रीफाइस की बदौलत, जो आज जिनको राइट्स मिले, वो कंफर्ट जोन में आ गए, और हम लोग उतना ही हिलते डुलते हैं जब हमारे ऊपर मार पड़ती है। जी जब अगर मुझे थोड़ा सा मार पड़ रही है, मैं थोड़ा बिलबिला रहा हूं, उसके अलावा मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं है। जब भी कोई घटना घट रही है, हम उसको उस गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए ब्राह्मण सफल होता जा रहा है। वो उनको मालूम है कि ये क्या कर लेंगे, कितना कर लेंगे। उनके पास सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कानूनविद भी बैठे हैं, न्यायाधीश उन्हीं के बैठे हुए हैं, वो सब तरीके से। और हम लोग जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं ना, उन्होंने महापुरुषों के उस सेक्रीफाइस को पढ़ा। अगर हम सब लोगों के अंदर भी वो भावना आ जाती जो बाबा साहब अंबेडकर में, फूले साहब में जो थी, वो भावना अगर आ जाती, 2 मिनट में हम ये समस्या का हल कर लें। संविधान, बाबा साहब खुद कह के गए, संविधान कितना भी अच्छा है, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे। तो आज जी कौन है लागू करने वाले लोग? और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे। तो हम वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। हम आज भी अपनी जातियों में, आपस में, गुटों में, संघर्षों में लड़ पड़ रहे हैं, और उसी का ब्राह्मण बेनिफिट उठा के राजपाट पे चला गया, जुडिशरी कब्जा में है, सब कुछ कब्जे में है, और हम संविधान की दुहाई दे दे के मन को
तसल्ली देने में लगे हुए हैं। तो हमारे अंदर अभी वो, जब तक वो भावना नहीं आएगी मर मिटने की, अपनी जान की बाजी लगा देने की फीलिंग जब तक नहीं आएगी, और हम जब तक ये कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, इसमें बदलाव नहीं आना। वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और जी हम जी। लोग आरामदायक मोड में हैं। हमारे साथ जो बातचीत करने वाले थे वो दोनों लोग उत्तराखंड से है। अमित जो जिसकी बलि दी गई है, क्रांति की आवाज़ जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से इस बात का बहुत पुरजोर तरीके से निषेध किया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सारा जो नरबली है या मतलब कुमार सर है, मौर्य सर है, ये लोग आगे आकर जो काम कर रहे हैं तो उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए, उनका साथ सहयोग देना चाहिए, अपने समाज की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा इस तरह हमारा नरबली क्या नाखून तक को कोई ठेस ना पहुंचा पाए। इसके लिए आने वाले समय में हम और भी अलग अलग विषयों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। आज जो नरबली पे हमने दिया तो वो परिवार कैसा है इस पर थोड़ा सा मौर्य सर से जानते हैं, और उसके बाद हम लोग ये एपिसोड जो है कंक्लूड करेंगे। जी सर। ये ये जो अमित मौर्य का जो परिवार है, जी ये परिवार बहुत ही गरीब है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली गांव अमोर गांव का रहने वाला है। जी ऐसी 2-4 बीघा जमीन थी, तो वहां जमीन जो जोशी ब्राह्मण नाम का है, जोशी है, उसके यहाँ वो सिर्फ बटाई कहते हैं, हमारे बटाई, तो बटाई करते हैं। उसमें जो अनाज निकलता है तो वो उसको बांट के आधा आधा करते हैं, तो वो बटाई पे अनाज कहते हैं। तो वो बटाई करते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। और तो वहां पर अधिकतर जो घर है, जिस घर में वो रहता है वो भी जोशी का घर है, जिसके यहाँ वो बटाई करता है, और जिसने बलि चढ़ाई है वो भी जोशी है। जी। तो क्या आसपास के ही घर हैं परिवार, उनका बहुत ही परिवार गरीब परिवार है। न्याय के लिए लड़ना चाहता है या नहीं लड़ना चाहता है फिर? क्योंकि ऐसा होता है कि हम अभी अगर तो, अभी जब हमारी उनके चाचा, जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारी उनके चाचा जी से और उसके बच्चे के पिताजी से बात हुई, तो हमने क्या आप न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, हम न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। अभी तो उन्होंने हमसे यही आश्वासन दिया कि हम सर न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। हम उनको आश्वासन भी देके आए, हम पूरे, हमने इसको मैसेज भी दिया, और हम आपके चैनल के द्वारा भी ये मैसेज देना चाहते हैं इस 90% मूल निवासी समाज को, जो इस देश का मूल निवासी है, कि आप एक होइए और संविधान की विचारधारा, फुले अम्बेडकरी विचारधारा, अपने पुरखों की विचारधारा पर चलिए, और एक साथ मिलकर राजनीतिक सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़िए, जिससे आपके अधिकार मिल सके और इस जैसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आप निपटारा पा सके। जिससे, नहीं तो अगर आपने एक साथ मिलकर नहीं लड़े तो आप कमजोर रहेंगे और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निपटारा नहीं पा सकते। इसका निपटारा यही है जो हमारे संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया, और सामाजिक चेतना और शैक्षणिक तौर से आप मजबूत होइए, तभी हम आवाज, तभी आपको न्याय मिल सकता है। और वो परिवार से हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम उस परिवार को न्याय दिला पाए, और साथ में हम अपील भी कर रहे हैं उस 90% समाज से और प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से, कि उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए जिससे वो जीवन यापन कर सके। क्योंकि जो उसका बच्चा था वो 11 साल का था, जी लगभग 2-4 साल में अपने परिवार को पालने लायक हो जाता वो। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कम समय में, क्योंकि शैक्षणिक व्यवस्था हमारे यहाँ, शिक्षा का लेवल मैं देख रहा हूँ उस परिवार में कम है, तो वो बच्चा 15, जब 18 साल का हो जाता है, 11-12 साल का था, 6-7 साल में वो 18 साल का हो जाता है, तो वो जॉब करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं, जी और परिवार को बहुत ही उस स्थिति में पालते हैं। तो वो अपने माता पिता को पालने लायक था, तो जिससे उसका परिवार, जो माता पिता का जीवन है, वो यापन अच्छी तरह से वो अपना कर सके जी। और अपने परिवार को चला सके। कितना भी पैसा मिला वो पैसा इतना नहीं होता, फिर भी देना ये ज़रूरी है। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये होना चाहिए। उनको पैसा, ये मुआवजा तो नहीं है, जान का कोई हम लोग कीमत नहीं लगा सकते। हमारे साथ इस विषय के संदर्भ में जो आपने बात रखी, क्रांति की आवाज़ ये सरकार को अपील करता है
कि भाई आप जान तो वापस नहीं दे सकते, लेकिन उस परिवार को न्याय जरूर दीजिए, क्योंकि आपको इसीलिए चुना कि आप जनता के साथ न्याय करें। अगर न्याय करते नहीं है तो आने वाले समय में यही जनता आपको सबक भी सिखाएगी। आपने हमारे साथ बहुत अच्छे से बातचीत की, इस घटना के ऊपर जो रोशनी डाली और अपने समाज को इस घटना की जानकारी दी, तो इससे हमारा समाज अवेयर होगा, हमारे बच्चों को ऐसे लोगों से सावधान रखेगा। हमारे बच्चों को देखिए, जहाँ पे भी ये आप लोग सुनेंगे, खास करके SC ST OBC के लोग, अपने बच्चों को ब्राह्मणों से सावधान रखिए, क्योंकि ये हजारों साल से हमारी बलि देते आ रहे हैं, अभी भी दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते तो प्लीज़ आप काम करिए उनके खेतों में, उनके घरों में, लेकिन बच्चों को साथ में नहीं लेके जाइए। ये गुजारिश के साथ आप लोगों ने अच्छी बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। जय भीम, जय मुंगिया।